नेशनल स्कूल की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। हम राष्ट्रपति के पद से लेकर महाभियोग तक जितने भी अनुच्छेद आते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। महाभियोग का मतलब होता है हटाने की प्रक्रिया तक। हमारे संविधान में दो प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरे में अनुच्छेद 53 में उसकी कार्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 54 में उसका निर्वाचन कैसे होता है, हम पढ़ेंगे निर्वाचन के बारे में। कार्य एवं शक्तियां नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज पढ़ते हैं निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले हमने ये देखना होगा। सबसे पहले लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर। की विधानसभा। ये तो हमने लिख दिया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये हमने अलग क्यों लिखा? ये है हमारे केंद्र शासित प्रदेश। पहले सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में 2 में विधानसभा थी, दिल्ली और पुदुचेरी में। अब 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में भी हमारे को यहाँ पे विधानसभा की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें हमारे को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ जो चुन के गए हैं इलेक्शन के थ्रू, जो इनका निर्वाचन किया गया है। वैसे लोकसभा में 2 अन्य सदस्य भी होते हैं, एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में 12 अन्य होते हैं, उनमें इनकी काउंटिंग नहीं होती, उनकी वोट नहीं पड़ती। इन सदस्यों की वोट के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 55 में हम पढ़ेंगे निर्वाचन की विधि। एक है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या आता है कि केंद्र और राज्य का समान प्रतिनिधित्व हो। हम देखेंगे कि किसी एक एमएलए और एक सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य
विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। विधानसभा के मत मूल्य निकालने का फार्मूला होता है कुल जनसंख्या बटे विधानसभा सदस्यों की संख्या। गुणा में 1/1000। जैसे कि हरियाणा की मान के चलो कि 1 करोड़ जनसंख्या है और इसके विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 है। गुणा में 1/1000। 3 से 3 कट गई, 1 से 1, इससे ये भाग दे लेंगे, ठीक है। जो भी आएगा इसका मत वैल्यू आ जाता है 111। जो हम गुणा में 1/1000 करते हैं या भाग में 1000 करते हैं, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जनसंख्या का आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी गिनती आसानी से की जा सके, इस वजह से हम 1/1000 करते हैं। इस प्रकार से टोटल 90 की अगर हम सभी राज्य के सभी एमएलए की जो मत मूल्य निकालना हो तो गुणा में 90 कर देंगे, ठीक है। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। दूसरा है सांसद का मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले कुल विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य बटे कुल सांसदों की संख्या इस प्रकार से हम एक सांसद का मत मूल्य निकाल सकते हैं। टोटल इंडिया में जितने भी एमएलए होते हैं उनका मत मूल्य अपॉन कुल सांसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा का। अब बात आ जाती है, हमने कुल सांसदों का मत मूल्य निकाल लिया, कुल विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाल लिया, हमारे को समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब बात आती है इस पर कि इसमें बताया गया कि केंद्र और राज्य का समान प्रतिनिधित्व हो। कैसे? हमारे को केंद्र में टोटल सांसद जो होते हैं, लोकसभा में 543, राज्यसभा में 233 जो चुन के आते हैं वो सांसद। टोटल तो वैसे 545 होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो राज्यसभा में 233 सांसद होते हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और केंद्र में इस प्रकार से 776 सांसद हो जाते हैं। और विधानसभा में जो राज्य होते हैं, राज्य में कुल विधानसभा सदस्य 4120 होते हैं। इस प्रकार जो 746 का मत वैल्यू है और 4120 का, ये लगभग बराबर होता है। टोटल राज्यों से जो विधानसभा सदस्य हैं उनका मत वैल्यू लगभग 5 लाख होता है। इस प्रकार से 5 लाख राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य होता है। लगभग इतना ही 5 लाख ही केंद्र के सांसदों का मत मूल्य होता है। लगभग 10 लाख प्लस कुछ इनका मत मूल्य होता है दोनों का। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के वोटों की गिनती कैसे की जाती है
उनको कितने वोट चाहिए? राष्ट्रपति को चुनाव में जीतने के लिए कम से कम कुल वोट अपॉन 2 + 1, मतलब राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए कम से कम 50% + 1 वोट की आवश्यकता होती है। 50% 50 + 1%, 50% से चाहे एक वोट ज़्यादा हो, आगे कितने भी ज़्यादा हो, कम से कम 50% वोट की आवश्यकता होती है। इसके वोटों की गिनती कैसे स्टार्ट होती है? ऐसा हो सकता, अगर हम एमएलए एमपी की बात करें, 3 खड़े हैं इलेक्शन में, ए बी सी, अगर इसको 40% वोट मिल जाते हैं, इनको 30% वोट मिल जाते हैं। एमएलए एमपी में तो ए जीता हुआ घोषित हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कुल 2500 वोट हैं और राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़े हुए हैं 3, ए बी सी। इसके अंदर जो वोट पड़ती है इस प्रकार से पड़ती है कि सबसे पहले जैसे ए को दी है, अगर बाई चांस ये नहीं बनता तो बी जीतना चाहिए, और ये भी ना तो सी जीतना चाहिए। अगर हर एमएलए एमपी अपनी मनपसंद बताता है कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये है, अगर ए को करीबन 1000 वोट प्राप्त हो जाते हैं, बी को 700 वोट प्राप्त हो जाते हैं, सी को 800 वोट प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो वोट तो जीतने के लिए कम से कम हमारे को 1250 की आवश्यकता है। वोट मिले सबसे ज्यादा वाले को 1000। इस स्थिति में क्या करेंगे? फिर दूसरे मतगणना का प्रावधान है। इस प्रकार से हम दोहरी मतगणना प्रणाली को अपनाया जाता है। दोहरी मतगणना प्रणाली मतलब जिसको सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं बी, उसको इस इलेक्शन से हटा दिया जाता है। फिर क्या करेंगे? जो इसके जो वोट हैं, इसने जो दूसरी मनपसंद बताई है, अपनी पहली मनपसंद को तो हटा दिया जाता है, जो दूसरी मनपसंद वोटर बताए गए हैं कौन कौन है? मान लो इसमें इनके 300 हैं, इसके 400 हैं, जो दूसरे नंबर पर जो बताए गए हैं मनपसंद। तो इस प्रकार से ए के 1300 वोट हो जाते हैं, बी के 1200। इस प्रकार से ए विनिंग घोषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का वैसे तो कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर बीच में भी अगर वो त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र दे दिया जाता है। अगर वह संविधान के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है, उसको महाभियोग के जरिए भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 में पढ़ेंगे पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा से इलेक्शन में खड़ा होना, जीतना, कि दोबारा कितने बार बन सकता है। कोई भी राष्ट्रपति इंडिया में कितनी बार भी बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जैसे यूएसए में, वहाँ पर सिर्फ 2 बार ही कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं। इसी प्रकार से चाइना के अंदर। हम अनुच्छेद 58 में पढ़ेंगे योग्यता। एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। ये तो कॉमन है, किसी की भी योग्यता होती है तो उसमें ये तो कंपलसरी होती है। दूसरी है, वह
35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। पैंतीस वर्ष से चाहे एक दिन ज़्यादा हो, ज़्यादा होनी चाहिए, 35 वर्ष प्लस। तीसरी है वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। जो लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो होनी चाहिए। फोर्थ आता है वह किसी लाभ के पद पर न हो। आपको बता दें, लाभ का पद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को माना जाता है। अगर वह कोई सांसद है, एमएलए है, राज्यपाल है, ये पद लाभ के पद नहीं माने जाते। हम सोचेंगे कि ये जो 4 योग्यताएं हैं ये तो लगभग बहुत ज़्यादा के पास है। गवर्नमेंट जॉब है कितनी, 5-6% लोगों के पास। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा कि कोई भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकता है? नहीं। उसके लिए कम से कम निर्वाचक मंडल के निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने अनिवार्य हैं। सबसे मेन बात है कि निर्वाचक मंडल कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर के निर्वाचक सदस्य। इसके लिए कम से कम 50 एमएलए या एमपी होने चाहिए प्रस्तावक के रूप में, 50 अनुमोदक के रूप में। अनुच्छेद 60 में हम पढ़ेंगे शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन शपथ की बात करते हैं हम जब, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, इसको शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। बाई चांस अगर उस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो, किसी वजह से बाहर हो, उस समय में कौन दिलवाएगा मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति की शपथ? उस समय में जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग होता क्या है? जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लाया जाता है? सबसे पहले जो लोकसभा या राज्यसभा में से 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। उस टाइम पे अगर राष्ट्रपति रिजाइन कर देता है, त्यागपत्र दे देता है, तो महाभियोग रुक जाता है।
अदरवाइज तो दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन क्या आज तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया है? जी नहीं, राष्ट्रपति के खिलाफ आज तक कोई महाभियोग नहीं लाया गया है। इस प्रकार हम आज के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। यहाँ पर अपना ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रपति के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।